हेलो लर्नर्स, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसके एसेंशियल फीचर्स के बारे में हमने समझा था एंड हमने प्रिजम्पशंस करी थी, प्लस हमने ओवरव्यू देखा था कि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक क्या होता है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसे भी जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है एंड उसके एसेंशियल फीचर्स के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन क्या है? सेक्शन 4। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन क्या है? सेक्शन 4। तो अब इसका सेक्शन कैसे लर्न करेंगे हम? वैसे तो हम सभी के सेक्शंस वीडियो के एंड में करते होते हैं निमोनिक से लर्न, क्योंकि आज हमें सिर्फ एक ही सेक्शन करना है तो स्टार्टिंग में देख लेते हैं। तो प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन 4 आपको कैसे याद रखना है? 4 को हम क्या बोलते हैं? चार बोलते हैं ना। तो कैसे याद रखना है आपको कि एक बेटा अपनी मदर को बोलता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको पक्का 4 धाम की यात्रा करवाऊंगा। बच्चा क्या कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा है। प्रॉमिसरी नोट किसकी क्या कराऊंगा? 4 धाम की यात्रा। 4 इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 4। तो आई होप इससे आपको इसका सेक्शन नहीं भूलेगा कि प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन क्या होता है? सेक्शन 4, सेक्शन 4। ठीक है, अब इसका मीनिंग देख लेते हैं कि प्रॉमिसरी नोट का मीनिंग क्या होता है। तो ये एक पर्सन है, ये सेलर है, ठीक है। इसने क्या करे? गुड्स सेल करे, इसको गुड्स सेल करी। लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ क्यों करते हैं? बिकॉज हमारे हाथ में इमीडिएटली कैश नहीं होता। हम जब इमीडिएटली किसी को कैश नहीं पे कर पाते तब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करते हैं, राइट। तो इसने इसको गुड्स जो बेची, ये कहता अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुमको 2 महीने बाद दूं तो क्या चलेगा? अब इसके ऐसा कहने से ये मान तो नहीं जाएगा, कहता ठीक है लेकिन प्लीज़ कुछ रिटर्न प्रूफ दो हमको, कल को अगर आप मुकर गए तो हमारा तो भाई घाटा हो जाएगा। तो ये कहता ठीक है, मैं आपको एक रिटर्न प्रूफ देता हूँ। तो ये क्या करता है? ये ड्रॉ करता है प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। ये इसने गुड्स उधारी पे दी हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये कौन है? क्रेडिटर। गुड्स ली किसने है उधारी पर? इसने। तो इसको क्या बोलेंगे? ये कौन है? डेटर। क्लियर। अब इसने प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करा है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम ड्रॉअर भी बोल सकते हैं और मेकर भी, ठीक है, क्योंकि इसने बनाया है प्रॉमिसरी नोट को, तो ये मेकर है। ये कौन है? इसको हम ड्रॉई बोलेंगे और पे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसने इसको क्या करना है? पे करना है, ठीक है, पैसा देना है इसको 2 मंथ के बाद। तो अब ये प्रॉमिसरी नोट में क्या लिख कर देगा उसको कि आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं, मान लो इसका नाम पिंकू है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पिंकू को 2000 रुपये 2 मंथ के बाद पे कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? प्रॉमिसरी नोट। कब कोई ड्रॉ करता है? जब किसी के पास इमीडिएटली कैश पे करने के लिए ना हो। ओके, अभी इसने इसके हाथ में प्रॉमिसरी नोट थमाया था तो ये पे ही था, राइट। अब मान लो इसने इस पर्सन से फर्दर इसने लिए हैं गुड्स उधार पर और इसके पास भी इमीडिएट कैश नहीं है। अब इसने फर्दर इसको वो प्रॉमिसरी नोट थमा दिया, तो इस सिनेरियो में अब पे कौन हुआ? अब पे ये पर्सन हुआ, ठीक है। और इसने मान लो फर्दर इसको ट्रांसफर करा, इसको एंडोर्स कर दिया प्रॉमिसरी नोट, तो अब पे कौन हो गया? अब पे ये हो गया। तो पे वो पर्सन होता है जिसके हाथ में प्रॉमिसरी नोट है, जिसको पैसा देना है, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर का किस्सा है ये कब तक चल सकता है? अप टू मैच्योरिटी, जब तक उस प्रॉमिसरी नोट की मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाती। इसने 2 मंथ के लिए ड्रॉ करा था ना, है ना, तो 2 मंथ तक ही आगे फर्दर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन एक बार अगर मैच्योरिटी टाइम आ गया उस नोट का, फिर आगे किसी और को फर्दर जो है ट्रांसफ़र नहीं करा जा सकता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि इस प्रॉमिसरी नोट में इंक्लूडेड क्या क्या होता है। तो बोरोवर एंड लेंडर, बोरोवर एंड लेंडर का जो नेम है, जो एड्रेस है, वो इसमें मेंशन रहेगा
उसकी मैच्योरिटी डेट मेंशन रहेगी, लाइक कि मैं 2,000 रुपये दूंगा 3 मंथ बाद, तो वो 3 मंथ क्या हुए, मैच्योरिटी डेट हुए, ठीक है। सम बोरोड कितना पैसा, 2,000, 2,500 कितना, ठीक है। पेमेंट का क्या शेड्यूल रहेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा और उस इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट कैसे करना है। प्री पेमेंट का प्रोसेस भी उसमें मेंशन रहेगा। ओवरड्यू पेमेंट, इंटरेस्ट चार्ज, इसके अलावा डेट एंड प्लेस, ठीक है। जो इश्यूअर होता है, जो क्या है, प्रॉमिसरी नोट को बनाता है, जो इशू करता है, उसके सिग्नेचर भी उसमें होने ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा अगर अब कोई भी अमेंडमेंट हो रही है, ठीक है, तो वो सब भी क्या है, प्रॉमिसरी नोट में मेंशन होता है। तो ये सबको आप याद रख लेना, बिकॉज आपको एमसीक्यू में भी ये पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज़ है जो प्रॉमिसरी नोट में इंक्लूड होती है या कौन सी चीज़ है जो नहीं इंक्लूड होती हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आप अगर मेंशन करते हो तो आपको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक प्रॉमिसरी नोट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो बात करते हैं इनके एसेंशियल फीचर्स की। सबसे पहले क्या आता है, इन रिटर्न। तो ये कौन है भाई, बायर है जिसने गुड्स उधारी पे खरीदी। ये कौन है, सेलर है जिसने गुड्स क्या है, क्रेडिट पे मतलब उधारी पे बेची। ये सेलर है, ये बायर है, ठीक है। अब इसने तो गुड्स बेच दी और इसने क्या बोला कि ठीक है मैं आपको, इसने बोला कि ठीक है जी मैं आपको 2 मंथ बाद आपके 3,000 रुपये दे दूंगा। जब 3 मंथ पूरे हो गए, ये आया उसके पास मेरे 3,000 रुपये, वो कहता क्या, मैंने कब आपको आपके पैसे देने थे, मैंने कब, क्या प्रूफ क्या है आपके पास, क्योंकि इसने ऑलरेडी बोला जब समय आया तो हम मुकर गए। इसीलिए क्या है, कहते हैं ये जो प्रॉमिसरी नोट है ये रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है, जिसमें ये रिटर्न में मेंशन करे कि हाँ मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे 3,000 रुपये 2 मंथ बाद दे दूंगा। तो कल को फिर क्या ये मुकर नहीं सकता क्योंकि इसके पास वो प्रूफ रहता है, ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जो वो प्रॉमिसरी नोट है वो हैंड रिटन लिखना चाहते हो, टाइपिंग करवाना चाहते हो, प्रिंटिंग करना चाहते हो, कैसे भी, लेकिन हो वो रिटन डॉक्यूमेंट ही, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस अंडरटेकिंग। अब फिर से वही, ये कौन है, बायर है, ये कौन है, सेलर है। मेरे पीछे पीछे बोलो ताकि आपको बोरिंग ना फील हो, ठीक है, साथ साथ में चीज़ें याद रहे। तो ये कौन है, बायर है, ये कौन है, सेलर है। अब सुनो, इसने उसको बोला, क्या बोला, क्या प्रॉमिसरी नोट में लिखा, आई ओ ₹200 राज को, टू राज, ठीक है। इसने कहा कि हाँ मैं राज को पैसे दे दूंगा, हाँ मैं तेरे पैसे चुका दूंगा, हाँ मेरे को याद है मुझे तुझे पैसे देने हैं। अगर प्रॉमिसरी नोट में ऐसा लिखा हुआ हो तो क्या आप उसको वैलिड प्रॉमिसरी नोट मानोगे, नहीं, क्योंकि ये तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट हुआ। ये बोल रहा है आई ओ ₹200 टू राज, आई ओ ₹200 टू राज, ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट माना जाएगा। ये ऐसे मेंशन करे, आई प्रॉमिस टू पे ₹200 टू राज आफ्टर 2 मंथ्स, ये माना जाएगा प्रॉमिसरी नोट वैलिड। ऐसा लिखना है, मतलब कहते क्लियरली मेंशन करना है, ऐसे कह के बात नहीं खत्म करनी, हाँ मेरे को पता है मैं तेरे पैसे चुका दूंगा, नहीं, ठीक है। तो समझ में आया, एक्सप्रेस अंडरटेकिंग, एक्सप्रेस करो, अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस करो, ठीक है। नेक्स्ट है मस्ट बी अनकंडीशनल। अब फिर से ये कौन है भाई, हमारा बायर है, ये कौन है, सेलर है। अब इसने इसको गुड्स दी उधारी पे, वो कहता पैसा, ये कहता भाई दूंगा 3 मंथ बाद। साथ में क्या लिखा इसने, 3 मंथ बाद पैसा दूंगा, लेकिन अगर तू शादी करवा लेता है तो क्या बात बनी, वो शादी ना करवाए, वो करवाना नहीं चाहता तो क्या मतलब, अब ये उसको पैसे देगा ही नहीं, ठीक है। मैं तेरे को ठीक है 3 मंथ बाद तेरे पैसे दे दूंगा, लेकिन अगर तेरा बेटा मेरे घर पे ट्यूशन पढ़ने आए, ये ऐसी अनसर्टेन सी कंडीशंस नहीं रखनी है, फिर आपका प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं माना जाएगा। अच्छा अब मुझको बताना, इसने बोला कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं राज को 2,500 रुपये दूंगा 2 मंथ बाद मेरे घर पर, क्या ये वैलिड है, ये बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि वो कोई शर्त थोड़ी दे रहा है, वो तो एक प्लेस बता रहा है, एक जगह बता रहा है कि मैं मेरे घर पे पैसे दे दूंगा। यहाँ अगर वो स्पेसिफाइड टाइम मेंशन करे कि मैं शाम को 6 बजे पैसा दूंगा,
तो वो गलत नहीं माना जाएगा, वो सही है। आप एक स्पेसिफाइड टाइम या प्लेस बता सकते हो, लेकिन अगर आप कहो तू शादी करेगा तो ही मैं पैसा दूंगा, तू ऐसा करेगा वैसा करेगा तो ही, जहाँ पे आप अनसर्टेन है, बेफालतू से शर्तें रख रहे हो, तो वहाँ पे प्रॉमिसरी नोट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है साइंड बाय मेकर। अब सुनो, फिर से बोलो, ये कौन है? बायर है। ये कौन है? सेलर है। तो अब हुआ क्या, इसकी नालायकी की वजह से क्या हुआ, इसने प्रॉमिसरी नोट तो ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी, कर दिया, लेकिन उस पर साइन करे ही नहीं, क्योंकि ये चुस्त बंदा निकला, इसने साइन ही नहीं करे। अब ये भोला भाला, ये कि इसको इसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें तो सिग्नेचर ही नहीं है इसके। अब जब मैच्योरिटी का टाइम आया, ये कहता मेरे 3000 रुपये ये तूने प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करके दिया था। ये कहता ये क्या प्रूफ है, मेरे सिग्नेचर कहाँ पर है? कहता अगर मैंने प्रॉमिसरी नोट बनाया होता मेरे सिग्नेचर होते। ये कहता अरे हाँ, इसमें तो सिग्नेचर ही नहीं है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि सिग्नेचर के बिना आपका प्रॉमिसरी नोट वैलिड ही नहीं माना जाएगा। अब मान लो ये जाता है केस करने, ये देखो जी इसने प्रॉमिसरी नोट तो ड्रॉ करा था पर मेरे को पैसे नहीं दे रहा, तो कोर्ट बोलेगी सिग्नेचर कहाँ है? अगर इसने ड्रॉ करा था, सिग्नेचर क्या है? क्या सबूत है कि तेरे को इसने दिया था? तूने खुद भी तो टाइप करा के, प्रिंटिंग करा के प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ किया, हो सकता है, ठीक है? तो इसीलिए इसके द्वारा सिग्नेचर होने जरूरी है। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी? नेक्स्ट है मेकर मस्ट बी सर्टेन। अब फिर से इस बायर की चुस्ती सुनो। मान लो इसका नाम क्या है? चिंकू, ठीक है? ये मेकर ये हुआ ना, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट इसने ड्रॉ करना है। इसने क्या करा, एक टिंकू के नाम पे प्रॉमिसरी नोट बना डाला। वो पर्सन जो है ही नहीं, जब वो पर्सन ही नहीं है तो इसको पैसा किसने चुकाना है, ठीक है? तो मतलब मेकर मस्ट बी सर्टेन। बात समझ में आई ना ये? नेक्स्ट है सर्टेन सम। सर्टेन सम, अब कितना पैसा देना है, कैसे? देखो ये कौन है? बायर है। ये कौन है? सेलर है, ठीक है? तो इसने प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करा और इसने लिखा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं राज को पैसे दे दूंगा पैसे। कितने पैसे दूंगा ये तो मेंशन ही नहीं करा। अब जब मान लो 3 मंथ बाद बारी आई पैसा देने की, क्योंकि वहाँ पे तो मेंशन ही नहीं था कितना पैसा देना है। मान लो पैसा देने वाला था 5000, वहाँ पे मेंशन नहीं था। इसने क्या करा, 1000 रुपया थमाया और कहा चलो मिल गया आपको पैसे। ये कहता नहीं 4000 अभी भी बाकी है। वो कहता क्या प्रूफ है बाकी है? वहाँ पे तो सिर्फ ये लिखा था कि मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, सिर्फ ये लिखा था, मैंने 1000 दे दिए, ऐसा तो लिखा ही नहीं था कि 5000 देने हैं, ठीक है? तो इसीलिए अगर आप वो क्लियरली मेंशन नहीं करते हो कि कितना सम आपको देना है, कितना पैसा देना है, तो वो भी प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं माना जाता। इसलिए ये भी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि कितना पैसा देना है, ठीक? नेक्स्ट है टू पे मनी ओनली, सिर्फ पैसा ही चलेगा। ये बोलता है तूने मेरे को 25,000 के गुड्स दिए हैं, मैं काम करता हूँ, मैं तेरे को वीट दे देता हूँ 25,000 के, या मैं तेरे को ऐसा करता हूँ 20,000 की वीट दे देता हूँ, 20,000 के चावल दे देता हूँ, 10,000 का कुछ और दे देता हूँ, या 10,000 का कैश रख ले, तो ये भी वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप बार्टर सिस्टम नहीं कर सकते। यहाँ पर मनी मीन्स मनी ही देनी है, ठीक है? पहला पॉइंट तो इसका ये हुआ। दूसरा पॉइंट, ये जी महाराज जी कहते हैं मेरा भाई आया है, अभी कनाडा से आया है, डॉलर लेके आया है, कहते हैं काम कर तू मुझसे डॉलर ले ले, तो ये भी गलत है, जी हाँ गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको वही करेंसी पे करनी है जो आपकी कंट्री में चलती है। हमारी कंट्री इंडिया है तो इंडियन करेंसी चलेगी। क्लियर? तो समझ में आई? अगर ये प्रॉमिस नोट पे लिखता हूँ कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमको वीट दे दूंगा, तो गलत। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमको डॉलर दे दूंगा, पाउंड दे दूंगा, तो वो गलत। प्रॉमिस करता है इंडियन करेंसी देने के लिए, तो वो सही। नेक्स्ट है पे मस्ट बी सर्टेन। पहले मैंने क्या बोला था, इसने क्या चालाकी करी, खुद टिंकू है, एवं टिंकू के नाम पे प्रॉमिसरी नोट बना के चला गया, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है, पे मस्ट बी सर्टेन, जिसको पे करना है वो भी सर्टेन हो। देना राज को है,
कुछ और ही सोनू मोनू लिख कर कोई बनाया प्रॉमिसरी नोट, वो एक्चुअल में पे कोई है ही नहीं, तो हमारी कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं बनती किसी को पैसा देने की, क्योंकि जिसके नाम पे हमने बनाया है प्रॉमिसरी नोट वो तो है ही नहीं कोई। ठीक है, तो ये स्पेसिफाइड होना चाहिए कि कौन पे है, किसको पैसा देना है। ठीक है, नेक्स्ट है डिलीवर्ड टू पे। आप अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हो, ठीक है, और वो आपको डिलीवरी ना करे, आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर्ड ही ना करे, तो कैसा लगेगा? हाँ, तो ये क्या है, डिलीवरी टू पे कहते हैं इसने जो प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करा, इसने प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करा एकदम वैलिड तरीके से, सब कुछ लिखा, लेके लोग के अपनी पॉकेट में डाल दिया, बस हो गया, इसके तक तो पहुंचा ही नहीं। तो क्या ये सही है? नहीं। तो कहते हैं जिसके लिए आपने बनाया है वो प्रॉमिसरी नोट, उसको वो प्रॉमिसरी नोट थमाओ भी, पकड़ाओ भी, उसको डिलीवर भी तो करो। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूली स्टैम्प्ड। फिर से वही वाले एग्जाम्पल देखो, हमारे जब हम एग्जाम होते थे तो हमारी आंसर शीट में हमारे यूनिवर्सिटी की या हमारे स्कूल की क्या है, स्टैम्प लगी रहती है। वो स्टैम्प लगाते क्यों है यार, ये क्या मतलब फालतू का, जो टीचर ड्यूटी दे रहा है वो चुपचाप ड्यूटी क्यों नहीं दे रहा, वो सिग्नेचर करने आता है, कभी वो स्टैम्प लगाने आता है, क्यों? क्योंकि यही तो आपकी आंसर शीट की वैलिडिटी का प्रूफ देता है कि आपने एग्जाम हॉल में बैठ कर ही दिया है, कहीं बाहर से उठा के आंसर शीट खुद ही घर पे सारा पेपर दे के नहीं कुछ करा है। समझ पा रहे हो मेरे पॉइंट को? तो वो ड्यूली स्टैम्प्ड होनी चाहिए। अब हमने अपने जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसे बोर्ड की, उसे स्कूल की स्टैंप लगती है ना, आप किसी और यूनिवर्सिटी को उठा के स्टैंप तो नहीं लगाते हो, है ना। तो जो ये स्टैम्प्ड है वो हमारे जो इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंगली जो है उस हिसाब से वो स्टैम्प लगी होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टैम्प नहीं लगी होगी तो उस प्रॉमिसरी नोट को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। एक बार क्विक रिवीजन कर लो। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है, लेकिन वो ड्रॉ क्यों करता है, क्योंकि उसने गुड्स उधारी पे ली होती हैं, उसके पास इमीडिएट कैश पे करने के लिए नहीं होता है। शर्त ये होती है कि जो आपने वो प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करा है वो बिना किसी कंडीशन के होना चाहिए, कोई शर्तें नहीं रखनी है, एंड उसमें क्या चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए, साइन होना चाहिए, कौन उसका पे है, कौन उसका मेकर है, क्या उसका इंटरेस्ट रेट रहेगा, क्या इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने का तरीका रहेगा, क्या समय शॉर्ट रहेगा, सब कुछ प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। इन शॉर्ट हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही उस हिसाब से ही प्रॉमिसरी नोट बनाओगे, तभी वो वैलिड माना जाएगा। तो प्रॉमिसरी नोट समझ आया? सेक्शन क्या था इसका, सेक्शन 4। ये आपको 4 धाम की यात्रा से याद रह जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको सच में पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड ऐसी और वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड है इसके अलावा बिजनेस लॉ, फैक्ट्रीज एक्ट एंड पेटेंट एक्ट की वीडियोस भी बना रखी है, और सबका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियोस भी नहीं देखी तो जरूर देखें। अपकमिंग वीडियो में बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की।